हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th का अवतार क्वेश्चन बैंक से खंड ख का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम जानते हैं कि रिवीजन के बेस पर ये दिया हुआ होता है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिनको हम शॉर्ट में लास्ट टाइम पे हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। दिया हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय एडम स्मिथ को दिया गया है। आधुनिक अर्थशास्त्र को देखो बच्चों, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किसके द्वारा किया गया? एडम स्मिथ। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले हम 2 से 3 बातें हम डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र के पिता तो एडम स्मिथ है, और आपको ये भी पता होगा कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन 2 शाखाओं में हमारे ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश्क द्वारा अर्थशास्त्र को बांटा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र को 2 भागों में रैगनर फ्रिश्क अर्थशास्त्री द्वारा बांटा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को जन्म देने का श्रेय प्रोफेसर एडम स्मिथ को ही जाता है, किंतु व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल और उनके सहयोगियों को जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, पूछ लेता है बहुत बार कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्म दाता कौन है, तो आप एडम स्मिथ कहोगे, लेकिन उसका पूरी तरह से विकास किसने किया है? प्रोफेसर मार्शल और उनके सहयोगियों ने। आगे समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर कीन्स द्वारा, जिनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है बच्चे, तो आपको ये 3 से 4 अर्थशास्त्रियों का नाम आपको क्लियर होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसके द्वारा बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास किसने किया। आगे समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो बच्चों आपको ये 3 से 4 अर्थशास्त्रियों का नाम आपको याद होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इन्होंने देश की आर्थिक संपत्ति के सृजन से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों पर विस्तार से चर्चा की है। किसने? एडम स्मिथ ने। क्या करी है? वो महत्वपूर्ण पक्ष कौन से? देश की आर्थिक संपत्ति के सृजन में, जो देश की आर्थिक संपत्ति में वृद्धि करते हैं। ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जो देश की आर्थिक संपत्ति में वृद्धि करते हैं, उस पे इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, आर्थिक संपत्ति अथवा किसी राष्ट्र के समृद्ध होने के पीछे केवल संसाधनों की प्रचुरता ही मुख्य भूमिका नहीं निभाती, अपितु इन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि उत्पादन का प्रवाह हो। तो देखो बच्चे, कहा गया है कि देश में साधनों की प्रचुरता, मतलब संसाधन जो भी हैं उनका उपलब्ध होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन संसाधनों का प्रयोग इस तरह से किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो आय अधिक होगी, आय अधिक होगी तो आर्थिक संपत्ति में वृद्धि होगी। तो कैसे हम अपने देश की आर्थिक संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं? किसके द्वारा? जो भी हमारे देश में संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, वस्तुओं का अर्थ।
वस्तुओं में सभी भौतिक पदार्थ प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित जिन्हें मापा जा सकता है या जिसकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है को सम्मिलित किया जाता है। तो देखो बच्चों, वस्तुएं क्या हैं? सभी भौतिक पदार्थ से क्या तात्पर्य है? वैसी वस्तुएं जिसको आप देख सकते हो, आप छू सकते हो। प्राकृतिक वस्तुएं जो हमको प्रकृति ने प्रदान करी है। मानव निर्मित वस्तुएं जिनका निर्माण मानव ने किया है, जिन्हें मापा जा सकता है या जिसकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है। वो सभी पदार्थ जो भौतिक रूप से उपलब्ध हो, प्रकृति द्वारा हो या फिर मानव द्वारा निर्मित हो, ऐसी वस्तुएं और जिनका बाजार में कुछ मूल्य हो, ऐसी वस्तुओं को ऐसे पदार्थों को वस्तुओं में सम्मिलित किया गया है। वस्तुओं में भौतिक पदार्थ मतलब दृश्य वस्तुएं। भौतिक पदार्थ मैंने बताया ना, ऐसी वस्तुएं जिनको देखा जा सकता है या फिर छुआ जा सकता है। और सेवाएं भी हमारी वस्तुओं में इंक्लूड होगी, लेकिन सेवाएं हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए लिखा हुआ है अदृश्य वस्तुएं, दोनों को शामिल किया जाता है। अदृश्य वस्तुएं वो सेवाएं। आप जानते हो बच्चों, वस्तु को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हम सेवाओं को ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। जैसे एक वकील के द्वारा किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना, क्या न्याय को आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं। एक अध्यापक के द्वारा शिष्य को पढ़ाना, ये भी एक सेवा है। क्या इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है? नहीं। तो इसलिए कहा गया है सेवाएं अदृश्य वस्तुएं होती हैं। तो वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? ऐसे भौतिक पदार्थ जो हमको प्रकृति से मिले हो या फिर मानव द्वारा निर्मित हो और जिनका बाजार में कुछ मूल्य हो, वो सभी वस्तुओं में सम्मिलित है। उनके साथ साथ कुछ सेवाएं भी वस्तुओं में सम्मिलित हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। वस्तुओं के प्रकार दिए गए हैं यहाँ पे। वस्तुओं को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तुओं को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें दोबारा बेचने अतः पुनः उत्पादन के लिए उसी वर्ष में खरीदा जाता है। ऐसी वस्तुएं बच्चे जिन्हें दोबारा बेचने के लिए अथवा पुनः उत्पादन के लिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने के लिए खरीदा गया है, ठीक है। मतलब एक बार हमने वो खरीद लिया, उसके बाद में हमको वो सेल करनी है, वो वस्तु सेल करनी है, या फिर उसके द्वारा कोई किसी वस्तु का निर्माण करना है, तो वो हमारी मध्यवर्ती वस्तुओं में आएगी। अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग या विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं, अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंच जाती है। देखो बच्चों, दोनों में अगर डिफरेंस करना है तो आपको इजीली समझना होगा कि अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप वस्तुओं को खरीदते हो किस पर्पज़ से, किस उद्देश्य से, कि आप उन्हें बेच सको, तो वो वस्तुएं आएंगी आपकी मध्यवर्ती वस्तुओं में, ठीक है। और सेकंड में जब आप किसी वस्तु को खरीदकर उसका उपयोग करते हो, उसका विनियोग करते हो, मतलब उसको यूज़ करते हो, आप वो आगे बेचने लायक नहीं है, तो वो वस्तुएं आएंगी आपकी अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत, ठीक है। और अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट दी गई अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और सेकंड दी गई है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं जिनको अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है। अंतिम वस्तुएं तो वो है कि हमको वो उपयोग करने के लिए, दो चीज़ें दी हुई है ना, उपभोग करने के लिए और विनियोग करने के लिए। तो देखो, उपभोग अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत आएगी।
लेकिन अगर हम उन्हीं वस्तुओं को खरीद कर किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, वस्तु को खरीद कर किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो वो अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहलाएंगी। क्लियर। नॉर्मल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो देखो बच्चे, अगर हम आलू सब्जी में जो यूज़ होता है आलू, अगर हम आलू को आगे सेल करने के लिए खरीदते हैं कि हमने खरीदा और हम उसको बेचना चाहते हैं, तो वो हमारा मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर्गत आ गया। लेकिन जब हम उस आलू को खरीद कर घर में यूज़ करते हैं, उससे हम सब्जी बनाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, तो वो अंतिम वस्तुओं में आ गया। और अंतिम वस्तु में अगर हमने वो खाने में यूज़ कर लिया तो वो हमारा अंतिम उपभोक्ता वस्तु में आएगा। अगर हमने वो खरीद कर उससे कोई वस्तु बनाई, जैसे समझो अगर हलवाई ने खरीदा तो वो क्या बनाएगा, समोसा बनाएगा, पकौड़ी बनाएगा और उसको सेल करेगा, ठीक है, तो वो अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहलाएंगी। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। आगे दी हुई हैं पूंजीगत वस्तुएं। एक मिनट पूछे। आगे दी गई हैं उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। तो उपभोग वस्तुओं में आने वाली वस्तुएं वे वस्तुएं इन वस्तुओं को इंगित करती हैं जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को सीधे संतुष्ट करती हैं। उपभोग में आने वाली, मैंने कहा, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो किस में आएगी, उपभोग वस्तु में। मतलब उपभोक्ता को डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, तो वो वस्तुएं हमारी उपभोग वस्तुएं कहलाएंगी। जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुओं का प्रयोग लगातार एक लंबी समयावधि हेतु किया जा सकता है, ठीक है। आपने जो वस्तु खरीदी अपने यूज़ करने के लिए कि आप उसका यूज़ करके संतुष्ट हो सको, और वो एक लंबी समयावधि हेतु है। ऐसे समझो हम स्टूडेंट हैं, तो हमको किस चीज़ की नीड है, एक टेबल हमको चाहिए होगी। तो टेबल कैसी वस्तु है, टिकाऊ वस्तु है। एक लंबी समयावधि तक आप उसको यूज़ कर सकते हो और आप उसका प्रयोग कर रहे हो, तो आप उपभोक्ता हुए, उपभोग करने वाली वस्तु हो गई। दूसरी बात, आपको उससे क्या हो रहा है, संतुष्टि मिल रही है जब आप उस पर बैठ के अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो ये टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। आगे दिया हुआ है आपका अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं, इन वस्तुओं का प्रयोग एक सीमित समयावधि हेतु किया जाता है। इन वर्गीकृत वस्तुओं का काल लगभग 1 वर्ष निश्चित किया जाता है। तो देखो बच्चों, टिकाऊ वस्तुएं जो अभी हमने पढ़ी फर्स्ट, उसको हम लंबे समयावधि के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अर्ध टिकाऊ, नाम से क्लियर हो रहा है, अर्ध टिकाऊ, टिकाऊ तो है लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती, ठीक है। और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 1 वर्ष तक टिकाऊ रख सकते हैं, उसके बाद में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी वस्तु किसके अंतर्गत आएंगी, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत। गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ जो जिसको हम लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, मतलब जिसका प्रयोग हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, हमने खरीदी और हमने उसका उपभोग कर लिया, ठीक है। तो देखो, इन वस्तुओं में उन्हें सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग एक बार ही किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी वस्तु आप बताओ जिनका प्रयोग आप एक ही बार करते हो, ठीक है। आप खाने वाली वस्तुएं ज़्यादातर इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, ठीक है। तो गैर टिकाऊ मतलब इनको हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, हमने खरीदा और कंज्यूम कर लिया, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है गैर टिकाऊ वस्तुएं, ठीक। आगे दिया हुआ बच्चे सेवाएं। सेवाएं कौन सी होती हैं, मैंने भी आपको बताया, जिनको देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। तो सेवाएं,
इस समूह में उन गैर भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, लेकिन इस समूह में शामिल गतिविधियों को स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह सेवाओं की कोटि में आता है। भौतिक जो हमने वस्तुएं पढ़ी थी वो कौन सी थी? जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन ये क्या? गैर भौतिक। गैर भौतिक मतलब जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन ये मानव को डायरेक्टली क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है। और इनकी इस समूह में शामिल गतिविधियों को स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। हम स्पर्श मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत आएंगी? सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। पूंजीगत वस्तुएं, ये वे अंतिम वस्तुएं हैं जो दूसरी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है चाय पत्ती। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे कि चाय पत्ती। क्लियर? अगर हम चाय पत्ती का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? हम चाय बना रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं? उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तु पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आती है। आगे आता है बच्चे आपका निवेश और मूल्यह्रास। ये बहुत अच्छा है और यहाँ ये आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अगर एक बार के देखने से आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप उसको 2 से 3 बार देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो निवेश। निवेश किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी भी पूंजी में इन्वेस्ट करते हो। देखो, निवेश से तात्पर्य समय की एक निश्चित अवधि के दौरान, समय की एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि मतलब फिक्स टाइम के दौरान भौतिक पूंजी हम जानते हैं भौतिक में जिनको देखा जा सकता है वो छुआ जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भवन, संयंत्र, यंत्र, उपकरण, मशीन आदि के स्टॉक में वृद्धि होने से है। निवेश क्या है? निवेश वो है कि अगर भवन में वृद्धि हो रही है, अगर हम उस भवन में पैसा लगा रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, संयंत्र में, यंत्र में, उपकरण में, मशीन में, इन सब के स्टॉक में अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के लिए क्या, कब तक होगी? एक निश्चित अवधि, एक फिक्स टाइम के अंतर्गत अगर उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसे निवेश कहा जाता है। इसे पूंजी संगठक भी कहा जाता है। पूंजी संगठक इसलिए क्योंकि ये सभी हमारी पूंजी हैं और जब पूंजी में वृद्धि होगी तो इसको पूंजी संगठक कहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की नीतियों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की नीतियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चे, अर्थव्यवस्था फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं के योग से, मतलब आर्थिक क्रियाओं के योग से हमारी अर्थव्यवस्था बनती है। और अर्थव्यवस्था के लिए जो भी पॉलिसी हमारी बनाई जाती हैं उनमें उनकी उत्पादन क्षमता मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये हमारी हेल्प करती हैं। आपको पता है जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं कि हमें अगर उत्पादन करना है तो हमको सर्वप्रथम हमारे उत्पादन के साधन कौन से हैं? तो भूमि सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर बच्चे देखो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, सेवाओं का उत्पादन करना है तो हमको भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ऐसी वस्तुएं हैं कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं और इनमें वृद्धि हो रही है तो ये हमारी उत्पादन क्षमता, देश की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। क्लियर? इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटा सा है बट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, छोटा है तो ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, आपको ये लिख के आना है। अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में I बराबर चेंज इन के, डेल्टा के भी पढ़ते हैं हम इसको,
और चेंज इन के, मतलब अगर हमको इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो हमको के मतलब कैपिटल के स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आई का मतलब निवेश हो गया आपका, के मतलब पूंजी का स्टॉक हो गया, और चेंज डेल्टा के का मतलब वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, तो आपको याद होना चाहिए आई से आपका इन्वेस्टमेंट, के से कैपिटल और डेल्टा के मतलब कि आपकी कैपिटल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा उसके द्वारा हम इन्वेस्टमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, निवेश के घटक या फिर हम अवयव कह सकते हैं, जो यहाँ पे 2 दिए गए हैं आपकी बुक में, ये 2 ही दिए गए हैं निवेश के घटक कौन कौन से हैं। तो देखो इसके 2 घटक बताए गए हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट आपका स्थिर, सेकंड आपका माल सूची निवेश। स्थिर में देखो बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है, कांस्टेंट, फिक्स, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका फिक्स है। ठीक है, तो देखो अर्थशास्त्र में स्थिर निवेश से तात्पर्य स्थिर पूंजी में निवेश से है। अगर आप ऐसी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि फिक्स है तो वो आपका स्थिर निवेश कहलाएगा। ठीक है, या निक्षेपित स्थिर पूंजी के प्रतिस्थापन से है, या फिर निक्षेपित स्थिर पूंजी के प्रतिस्थापन से है। इस प्रकार स्थिर कहो चाहे निश्चित कहो, निवेश भौतिक संपत्तियों में ये हमारी स्थिर होती है। देखो भूमि, मशीनरी, भवन, प्रतिष्ठान, वाहन या प्रौद्योगिकी, ये हमारी स्थिर पूंजी है। अगर हम इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा स्थिर निवेश कहलाएगा। स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका फिक्स कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा। सेकंड दिया हुआ है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और बेची गई वस्तुओं के बीच के अंतर को माल सूची निवेश या इन्वेंट्री निवेश कहा जाता है। देखो बच्चों, स्थिर निवेश में आप जब फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और उसमें से जितनी भी वस्तुएं सेल हो गई हैं, अगर हम उनके अंतर को देखें तो वो हमारा माल सूची निवेश कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी सा है कि जब आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स एसेट्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन जब आप किसी भी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और उसमें से जितनी भी वस्तुएं सेल हो चुकी हैं, अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो वो आपका माल सूची निवेश कहलाएगा। ठीक है बच्चे, आगे दिया हुआ है निवेश के प्रकार। निवेश के प्रकार, मुझे कंफ्यूज मत होना क्योंकि निवेश के प्रकार भी 2 हैं और निवेश के घटक भी 2 हैं। ठीक है, तो निवेश के प्रकार को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका सकल निवेश और सेकंड है आपका शुद्ध निवेश। सकल निवेश बच्चे अर्थशास्त्र में कुल को, टोटल को ही सकल कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में कुल मतलब टोटल को हम सकल कहते हैं। तो सकल निवेश क्या है? जब आप एक समय काल के दौरान
कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुई कुल वृद्धि से है। कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में अगर चेंज हो रहा है, जो भी इंक्रीज हो रहा है, जितना भी ये टोटल इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा सकल निवेश में आएगा। मतलब एक समयकाल कितना हो सकता है, एक लेखा वर्ष, और हमारा एक वर्ष हमारा वित्तीय वर्ष या फिर लेखा वर्ष हम कहें तो वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा एक लेखा वर्ष समाप्त होता है। तो उसमें देखा जाएगा कि समयकाल के दौरान कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुई भौतिक पूंजी, ठीक है बच्चे, भौतिक पूंजी मतलब जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसके स्टॉक में अगर चेंज हो रहा हो, कितना % चेंज हुआ, चेंज भी किया, इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा सकल निवेश के अंतर्गत आएगा। इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। सकल निवेश हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होके जब 31 मार्च को जब ख़त्म होता है, तो उस वर्ष के दौरान देखा जाता है कि हमने स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पे कितना खर्चा करा है और माल सूची के स्टॉक पर कितना खर्चा हुआ है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं, तो हमको सकल निवेश प्राप्त होता है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला दिया गया है कि सकल निवेश हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम शुद्ध निवेश में प्लस कर देंगे किसको, मूल्यह्रास को। इसके लिए आपको शुद्ध निवेश को पढ़ना होगा। तो शुद्ध निवेश आपका क्या होता है, एक समयकाल, एक लेखा वर्ष, एक समयकाल का या फिर एक लेखा वर्ष को ही हम लेते हैं, के दौरान भौतिक पूंजी में हुई शुद्ध वृद्धि से है। देखो बच्चों, सकल निवेश में भी और शुद्ध निवेश में भी एक लेखा वर्ष के दौरान देखा जाएगा कि भौतिक पूंजी के स्टॉक में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, कितना चेंज हुआ। अगर हम कुल की बात करेंगे तो वो हमारे सकल निवेश को दर्शाएगा। अगर हम शुद्ध वृद्धि की बात करेंगे तो वो हमारा शुद्ध निवेश को दर्शाएगा। ऐसा क्यों, देखो, क्योंकि जब भी किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो आप ये जानते हैं कि वस्तु का उत्पादन होने पे ज़रूरी नहीं है कि सभी वस्तुएं सही हो, उनमें से कुछ टूट फूट भी होती है और समय के साथ में अप्रचलित भी होती जाती हैं। तो जब हम उस टूट फूट या फिर अप्रचलन के कारण हुए खर्चों को जो हम माइनस करते हैं तो सकल निवेश में से, तो हमारा शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। ऐसा समझ सकते हैं कि एक लेखा वर्ष के दौरान जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जब आप उसमें से माइनस करते हो वो खर्चे जो टूट फूट पे हुए हैं या फिर समय के कारण वो उस वस्तु का प्रचलन नहीं रहा, वो प्रचलन से बाहर हो गई, तो वो आपका मूल्यह्रास के अंतर्गत आएगा। इसमें आपका मूल्यह्रास आगे दिया भी हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मूल्यह्रास से आशय अनुमानित प्रचलन, अप्रचलन या फिर प्रत्याशित, दोनों एक ही बात है, या तो हम अनुमानित कहें या फिर प्रत्याशित अप्रचलन, मतलब कि हमको अनुमान था कि ये वस्तु इतने समय के बाद में बाहर हो जाएगी, मतलब इसका प्रचलन नहीं रहेगा, नया मॉडल सामने आ जाता है या तो, ठीक है। तो ऐसा अप्रचलन या उत्पादन की प्रक्रिया में सामान्य टूट फूट, उत्पादन की प्रक्रिया में सामान्य टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में हुई गिरावट या फिर हानि से है। स्थिर परिसंपत्ति आप समझते हो बच्चों, हमारी फिक्स एसेट्स जो होती हैं, समय के साथ में वो प्रचलन से या तो बाहर हो जाती है या फिर उनका समय के अनुसार मूल्य कम होता चला जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसके उत्पादन में, उसको बनाने में ही अगर टूट फूट होती है तो वो सभी हमारे मूल्यह्रास के अंतर्गत आएगा। गिरावट या फिर टूट फूट आदि को हम मूल्यह्रास कहते हैं। आगे दिया हुआ है स्टॉक तथा प्रवाह, स्टॉक अथवा प्रवाह। तो स्टॉक किसे कहते हैं,
स्टॉक को एक विशिष्ट समय बिंदु पर मापा जा सकता है। ठीक है, स्टॉक को एक विशिष्ट समय बिंदु पर मापा जाता है। विशिष्ट मतलब कि एक फिक्स टाइम पर, ठीक, जो उस विशिष्ट समय में मौजूद वस्तुओं की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा समय कोई भी हमारे पूरे वर्ष के दौरान, वो कोई भी समय हो सकता है। हम ज़्यादातर एक लेखा वर्ष के दौरान देखते हैं कि हमारे देश में वस्तुओं की मात्रा कितनी है और कौन सी वस्तुओं की, मुद्रा पूर्ति एवं राष्ट्रीय संपत्ति। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाएगा कि देश में वस्तुओं की मात्रा कितनी है और वस्तुओं में क्या शामिल होगा, मुद्रा पूर्ति एवं राष्ट्रीय संपत्ति। मनी सप्लाई प्लस नेशनल एसेट्स, देश की संपत्ति और मनी सप्लाई हमारा वस्तुओं की मात्रा के अंतर्गत आएगा। और ये कब देखा जाएगा, किसी भी एक विशेष या विशिष्ट समय में देखा जाएगा कि हमारे देश में वस्तुओं की मात्रा कितनी है। विशिष्ट समय बच्चों देखो, एक लेखा वर्ष की अवधि में कभी भी हो सकता है। ये ज़्यादातर हमारा, मैं आपको बताऊं, एक लेखा वर्ष हमारा समाप्त होता है 31 मार्च को। तो नॉर्मली 31 मार्च, आप ऐसा कह सकते हो, 31 मार्च 2025 को देखा जाएगा कि देश में वस्तुओं की मात्रा कितनी है। अब ये 31 मार्च 2025 फिक्स टाइम है, मतलब ये 31 मार्च की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक के अंतर्गत आएगा, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर। आगे जब हम प्रवाह को पढ़ेंगे तो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। प्रवाह का अर्थ, प्रवाह को देखते हैं। प्रवाह को एक समय अवधि में मापा जा सकता है। प्रवाह को एक समय अवधि में मापा जा सकता है, अर्थात प्रवाह का एक समयकाल होता है। समय अवधि में इसको मापा जा सकता है और इसका एक समयकाल होता है। प्रवाह मतलब फ्लो, अर्थात प्रवाह किसी समय अवधि में उपस्थित वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है। प्रवाह किसी समय अवधि में उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है। ऐसा समझो कि स्टॉक में हमने बात करी थी 31 मार्च 2025 को देश में वस्तुओं की मात्रा कितनी है। ठीक, वहीं अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च की अगर हम बात करें तो ये टाइम कोई भी हो सकता है। वो 2024-25 का हो सकता है, 25-26 का हो सकता है, 26-27 का। ये फ्लो हमारा चलता रहता है, जो हमारा 31 मार्च को समाप्त होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये प्रवाह है जो कि बहता रहता है। प्रवाह मतलब फ्लो, जैसे आपका पानी बहता रहता है, वैसे ही एक साल की अवधि के अंतर्गत देखा जाता है कि वस्तुओं की मात्रा कितनी है। ठीक है, दोनों में आपको अंतर समझ में आया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक आपका फिक्स टाइम पे होता है, लेकिन प्रवाह आपकी अवधि है, जो आपकी 2 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, आपकी 12 महीने की हो सकती है। ठीक है, वो एक अवधि है, लेकिन स्टॉक आपका फिक्स टाइम है, जो आपका एक डेट को होगा, कोई भी एक डेट को होगा, जिसमें आप पूरी एक डेट, अगर आप 2 दिन की बात करोगे तो आपका प्रवाह में आएगा। लेकिन अगर आप 2 दिन में से किसी एक दिन को तारीख के साथ में और समय के साथ में अगर आप बताते हो तो वो आपका स्टॉक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने कोई से भी 3 महीने हो सकते हैं। वो 2024 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 2026 के भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम वो 3 महीने 1 अप्रैल 2025 जून 31 2025 की बात करें तो वो आपका फिक्स टाइम होगा। ठीक है,
आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि स्टॉक आपका फिक्स होता है और प्रवाह आपका एक समय की अवधि होती है जो फ्लो करती रहती है, जो हमारी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 2025 से 2026। ये आपकी एक वित्तीय वर्ष है या फिर लेखा वर्ष है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्टॉक और प्रवाह समाप्त होता है। आगे चलते हैं आय का परिपत्र प्रवाह। आय का परिपत्र प्रवाह या फिर वर्तुल आय का प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चे, मेरा इतना आराम से पढ़ाने का यही मकसद है कि आपको चीज़ें क्लियर होती चले, आपको दोबारा से चीज़ें नहीं पढ़नी पड़े, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, टाइम भी बहुत कम है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, आय का परिपत्र प्रवाह, वर्तुल आय प्रवाह, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। परिपत्र मतलब चक्रीय, आप इसको चक्रीय कह सकते हैं। ये आपका चक्रीय भी लिख सकते हो और आप परिपत्र भी लिख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो परिपत्र क्या है, तो आप इसकी जगह आय का चक्रीय प्रवाह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको बहुत बार क्वेश्चन में देखने को भी मिलता है आय का चक्रीय प्रवाह, तो आप कंफ्यूज मत होना। आय का परिपत्र प्रवाह या फिर वर्तुल आय प्रवाह। आगे देखिए, आय के परिपत्र प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह एवं वस्तु या सेवाओं के परिपत्र रूप में प्रवाह से है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है उसमें देखा जाता है कि मुद्रा का प्रवाह कैसे हो रहा है और वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह कैसे हो रहा है, इनका चक्र किस प्रकार से कार्य कर रहा है। आय के चक्रीय प्रवाह के चरण 3 दिए हुए हैं। आय के परिपत्र प्रवाह के 3 चरण दिए गए हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है, आय के परिपत्र प्रवाह के 3 चरण, उत्पादन, वितरण और उपभोग। उत्पादन चरण, इस चरण में फर्म साधन सेवाओं की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन, ऐसी फर्म जो उत्पादन करती हैं, और उत्पादन किससे होगा, साधन से और सेवाओं से। ठीक है, किसी भी वस्तु का अगर हमको उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको साधन चाहिए, तो ये आपका उत्पादन चरण के अंतर्गत आएगा। सेकंड में दिया हुआ वितरण चरण, इस चरण में साधन आय, किराया, मजदूरी तथा ब्याज का फर्म से परिवहन क्षेत्र की ओर प्रवाह होता है। ठीक है, देखो बच्चों, फर्म से परिवहन क्षेत्र की ओर प्रवाह होता है कैसे। आप यहाँ पे हम समष्टि को पढ़ रहे हैं, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ पे परिवार जो दिया गया, परिवार क्षेत्र, उसमें देश के सभी परिवार सम्मिलित हैं, और फर्म जो दी गई हैं उसमें देश की सभी फर्में सम्मिलित हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि देश में जितने भी फर्म है वो फर्म क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, और जितने भी परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो जब फर्म को उत्पादन करना है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि फर्म के पास में उत्पादन करने के सभी साधन उपलब्ध हों। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, हाँ या नहीं? सभी साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, उसको परचेज करने पड़ते हैं, मतलब उसको साधन प्राप्त करने पड़ते हैं। और साधन किससे प्राप्त होंगे, परिवार से। ऐसा समझो कि भूमि, अगर एक फर्म को भूमि की आवश्यकता है तो वो भूमि लेगा। ठीक है, भूमि लेगा, उसके बदले वो क्या देगा, किराया। जिस भी परिवार से वो भूमि लेगा उसके बदले वो उसको क्या देगा, किराया। अगर वो उस परिवार से श्रम कार्य कराता है, श्रमिक प्राप्त करता है और उससे कार्य कराता है, तो उसको मजदूरी देगा। अगर
उस परिवार के द्वारा पूंजी प्राप्त करता है तो पूंजी के बदले वो क्या देगा, ब्याज। तो इस तरह से फर्म से परिवार क्षेत्र की ओर यह प्रवाह चलता है, तो इसको कहेंगे वितरण चरण। ये आपको आगे और भी अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले उत्पादन चरण में आपने देखा कि फर्म को उत्पादन करना है तो उसको साधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको साधन की आवश्यकता होती है और वो साधन किससे प्राप्त करते हैं, परिवार से, और उसके बदले क्या देती है, वितरण करती है। किसका, जिसका प्रतिफल क्या होता है, किराया, मजदूरी और ब्याज। थर्ड में दिया हुआ उपभोग व्यय चरण। इस चरण में उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त आय को उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है, ठीक है बच्चे। उपभोग मतलब जो उसका उपभोग करेंगे। उत्पादन में हम नॉर्मल एग्जाम्पल से समझे तो देखो, अगर देश में उत्पादन करना है तो फर्म को साधन की आवश्यकता होती है। वो साधन किससे प्राप्त करेगा, परिवार से, ठीक है। तो वो आपका उत्पादन चरण के अंतर्गत आएगा। अब फर्म ने साधन प्राप्त करे, और उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी। भूमि अगर प्राप्त करी परिवार से तो उसके बदले किराया देगा, तो आय का फ्लो किसकी तरफ हुआ, परिवार की तरफ। अगर श्रमिक प्राप्त करें तो वो उसके बदले क्या देगा, मजदूरी, तो आय का फ्लो किसकी तरफ हुआ, परिवार की तरफ। अगर पूंजी प्राप्त करी है तो उसके बदले क्या देगा, ब्याज देगा, तो आय का फ्लो किसकी तरफ हुआ, परिवार। अब परिवार के पास में इनकम गई, परिवार की इनकम हुई, क्योंकि परिवार ने क्या करा था, फर्म को साधन प्रोवाइड कराए। उन्होंने अपनी भूमि दी उत्पादन करने के लिए, उसके बदले में किराया प्राप्त करा, और कार्य करा, सेवाएं दी, तो उसके बदले क्या करा, मजदूरी मिली। जब पूंजी प्रदान करी तो उसके बदले क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। अब परिवार की भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं जिसको संतुष्ट करने के लिए परिवार क्या करेगा, उस फर्म में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करेगा, उन वस्तुओं को परचेज करेगा, जिसको कहा जाता है उपभोग व्यय, ठीक है, जिसको कहा जाता है उपभोग व्यय। तो उन वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक परिवार क्या करेगा, उनको खरीदेगा, और जब उनको खरीदेगा तो आय का फ्लो किसकी तरफ होगा, फर्म की तरफ होगा। तो यह आएगा आपका उपभोग व्यय चरण के अंतर्गत। समझ में आया, ठीक है। आगे दिया हुआ परिपथ प्रवाह भाव के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसके कितने टाइप्स हैं, तो इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से, वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह को ही बच्चे फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, वास्तविक प्रवाह को ही फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। तो वास्तविक प्रवाह से तात्पर्य साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर प्रवाह तथा ठीक उसी प्रकार वस्तु एवं सेवाओं का फर्म से परिवार की ओर प्रवाह से है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि फर्म को उत्पादन करना है, एक फर्म को उत्पादन करना है तो उसको किसकी ज़रूरत होगी, उसको साधन की ज़रूरत होगी। उत्पत्ति के साधन कौन कौन से थे, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी। तो जब एक फर्म साधन प्राप्त करती है और एक परिवार, यहाँ पे मैं छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ इसलिए मैं एक फर्म और एक परिवार की बात कर रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक राष्ट्र के सभी परिवार और सभी फर्में फर्म क्षेत्र और परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे इसको आप एक परिवार या एक फर्म लिख के मत आना, ये गलती मत करना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक फर्म और एक परिवार का यूज़ कर रही हूँ। या फिर हम ऐसे ही बात करें, साधन सेवाएं का परिवार से फर्म की ओर प्रवाह कब होगा,
साधन सेवाओं का परिवार से फर्म को उत्पादन करना है और उसको साधनों की ज़रूरत है। तो साधन किसकी तरफ गए? साधन किसकी तरफ गए? परिवार से फर्म की ओर। भूमि दी, पूंजी दी, श्रमिक प्रदान करे एक फर्म को, किसने? परिवार ने। तो साधन सेवाओं का फ्लो किसकी तरफ हुआ? फर्म की तरफ। ठीक है। उसी प्रकार से अब फर्म में जब वस्तुओं का निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ, तो उन वस्तुओं को प्राप्त कौन करेगा? परिवार। क्यों? क्योंकि परिवार ने सेवाएं प्रदान करी थी, उसके बदले वो क्या प्राप्त करेगी? वस्तुओं और सेवाओं का। तो ये आपका वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत आएगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय एक फर्म द्वारा परिवार को उनके साधन सेवाओं के लिए, सेम वही एग्जाम्पल है, एक फर्म द्वारा परिवार को उनके साधन सेवाओं के लिए साधन भुगतान के प्रवाह से है। साधन भुगतान के प्रवाह से है। और ठीक उसी प्रकार परिवार से फर्म को उनके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के क्रय हेतु किए गए उपभोग भी हैं। देखो बच्चों, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको समझना होगा। फर्म और परिवार, आप ऐसा समझ सकते हो कि आप फर्म हो और आपको प्रोडक्शन करना है, किसी भी वस्तु का आपको प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको उत्पत्ति के संसाधन चाहिए। उत्पत्ति के जब आपको साधन चाहिए, तो क्या वो सभी संसाधन आपके पास में उपलब्ध होंगे? आप ये बताइए कि आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या आपके पास में वो सभी साधन उपलब्ध होंगे? एक साधन हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी। और ये मोस्टली होता है कि सभी साधन उपलब्ध नहीं होते, कुछ भी नहीं। अगर भूमि भी है, पूंजी भी है, तो भी वर्कर तो हमको चाहिए, श्रमिक तो हमको चाहिए, वो तो हमको लेने ही पड़ेंगे परिवार से। ठीक है। तो जब आप एक फर्म हो और आप उत्पादन कर रहे हो, तो आपको साधन चाहिए, आपको साधन चाहिए। आप वो साधन किससे लोगे? तो आप परिवार से लोगे। ठीक है, आप परिवार से लोगे। तो साधन किधर की तरफ आए? परिवार से फर्म की तरफ आए। तो ये आपका वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत आ गया। क्लियर? अब मौद्रिक प्रवाह में क्या अंतर है कि जब आप फर्म हो और आपने परिवार से साधन प्राप्त करें, तो उसके बदले आप क्या करोगे? उनको मुद्रा दोगे। मुद्रा कैसे? अगर आपने भूमि लिया परिवार से, तो आप उसके बदले क्या दोगे? किराया। अगर आपने श्रमिक प्राप्त करे हैं, तो उसके बदले उसको क्या दोगे? मजदूरी। और अगर आपने पूंजी प्राप्त करी है, तो आप उसके बदले क्या दोगे? ब्याज। ठीक है। तो ये आपका मौद्रिक प्रवाह में साधन भुगतान के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार फर्म को साधन मिल गए, तो साधन सेवाओं का प्रवाह हमारा वास्तविक प्रवाह में परिवार से फर्म की तरफ हुआ। और मौद्रिक प्रवाह में फर्म ने उसके बदले क्या किया? उसके बदले साधन का प्रतिफल परिवार को दिया। अब फर्म में उत्पादन हुआ, और जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनकी आवश्यकता किसको है? परिवार को। परिवार को उसकी आवश्यकता है। तो अब उन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह परिवार से किसकी तरफ होगा? फर्म से किसकी तरफ होगा? परिवार की तरफ। फर्म ने वस्तुओं का उत्पादन करा, उसको कौन लेगा? परिवार लेगा। अगर अपनी साधन प्रदान करने के बदले उत्पादित वस्तुओं को परिवार लेता है, ठीक है, प्राप्त करता है, तो वो हमारा वास्तविक प्रवाह में आएगा। और जब मौद्रिक प्रवाह, यहाँ पे मुद्रा आ गई है, यहाँ पे मुद्रा आ गई है, तो जब
फर्म साधन प्राप्त करेगा उसके बदले में मुद्रा देगा, और मुद्रा किस रूप में होगी? भूमि के बदले किराया देगा, पूंजी के बदले ब्याज देगा और श्रमिक को मजदूरी देगा। तो मुद्रा का फ्लो किधर गया? परिवार की तरफ, और साधन फर्म की तरफ। अब परिवार के पास में क्या आ गया? मुद्रा आ गई है, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में और किराए के रूप में। अब फर्म में जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, परिवार को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जब फर्म प्रोडक्शन करेगी तभी तो परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन वस्तुओं को प्राप्त करेगा। तो अब आय का फ्लो किधर होगा? देखो, परिवार के पास में आ गई आय, ठीक है, मजदूरी मिल गई, किराया मिल गया, ब्याज मिल गया। अब फर्म में जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उनको खरीदेगी, परिवार उनको फर्म से जाके खरीदेगा। तो वस्तुएं और सेवा किसको प्राप्त हो जाएंगी? परिवार को। लेकिन उसके बदले परिवार को क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? उपभोग व्यय। मतलब अपने यूज़ के लिए उन वस्तुओं को जब प्राप्त करेगी उसके बदले जो भी खर्चा करेगी वो हमारा उपभोग व्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आया दोनों समझ में? वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा द्वारा भुगतान किया जा रहा है, और मुद्रा साधनों के प्रतिफल के रूप में होती है। और वास्तविक में साधन प्राप्त करने के बदले जिन भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन्हीं को फर्म से परिवार की तरफ भेजा जाता है, मतलब प्रवाह होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है परिपत्र प्रवाह में सम्मिलित क्षेत्र। देखो बच्चों, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। परिपत्र प्रवाह में, चक्रीय प्रवाह में कौन कौन से क्षेत्र जो सम्मिलित होते हैं? सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय अर्थव्यवस्था में। द्वितीय अर्थव्यवस्था में आपका परिवार और फर्म होते हैं। ठीक है, फर्म उत्पादन करेगी, परिवार से साधन प्राप्त करेगी, उसके बदले जो भी वस्तु उत्पादित करेगी वो परिवार को प्रोवाइड कराएगी। तृतीय क्षेत्र में परिवार, फर्म है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ऐड हो जाएगी। गवर्नमेंट ऐड हो जाएगी मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर टैक्स प्राप्त करेगी और फर्म को सब्सिडी भी प्रदान करेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की। तो ये आपका त्रिक्षेत्रीय में आएगा। यहाँ पे 3 क्षेत्र हो गए, परिवार, फर्म और सरकारी क्षेत्र। चतुर्थीय क्षेत्र, चतुर्थीय क्षेत्र हमारी खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। देखो बच्चों, ये 2 फर्स्ट और सेकंड हमारे बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, लेकिन थर्ड हमारा खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें परिवार होगा, फर्म होगी, सरकार होगी और विदेशी क्षेत्र शामिल होंगे। क्लियर? ठीक है, आगे दिया हुआ है परिपत्र प्रवाह का विस्तार तथा संकुचन। हमारा जो परिपत्र प्रवाह है उसका विस्तार, मतलब हम कहें एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन विस्तार, वृद्धि, संकुचन मतलब कमी। ठीक है, विस्तार वृद्धि को दर्शाता है, संकुचन कमी को दर्शाता है। तो चक्र प्रवाह का विस्तार और संकुचन। आय के परिपत्र प्रवाह के विस्तार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में आय या उत्पादन के स्तर में वृद्धि का होना है। ठीक है, विस्तार से तात्पर्य बच्चे, विस्तार से तात्पर्य क्या है? किसमें? आय या फिर उत्पादन के स्तर में वृद्धि का होना। ओके, और परिपत्र प्रवाह का विस्तार तथा संकुचन किया जा सकता है। ठीक है, आय के परिपत्र प्रवाह के विस्तार से क्या तात्पर्य? जब आय में या फिर उत्पादन के स्तर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जब आय एवं उत्पादन के स्तर में कमी होगी तो वो हमारा परिपत्र प्रवाह का संकुचन कहलाएगा। परिपत्र प्रवाह का विस्तार तथा संकुचन किया जा सकता है। परिपत्र प्रवाह के अंतर्गत विस्तार, समावेशों, विस्तार
समावेश हो, तथा संकुचन वापसी के कारण होता है। ठीक है, परिपथ प्रवाह के अंतर्गत विस्तार कब होगा, वृद्धि कब होगी, समावेशों के द्वारा, और संकुचन कब होगा, वापसी के द्वारा। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही ख़त्म करते हैं। थोड़े से टॉपिक, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, इसलिए आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कहीं भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट भी करना। ओके, फिर मिलते हैं।